जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 पर पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। तो प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या पर, तो हम लोग सभी जानते हैं कि शांत और अशांत कब होता है, जब किसी का गुणनखंड 2 और 5 रहे। किसी के भी कोई भी संख्या का गुणनखंड में अगर 2 और 5 का गुणनखंड रहे, 2 और 5 का गुणज, तो वह संख्या क्या हो जाएगी? शांत हो जाएगी। यह बात जानते हैं, वह संख्या क्या हो जाएगी? शांत। और जिसके गुणनखंड में, ठीक है, 2 और 5, 2 रहे और 5 नहीं रहे, कोई तीसरा संख्या रहे, तो वह शांत नहीं होगी। अगर 2 और 5 का गुणनखंड है तो वह शांत होगी। उदाहरण के लिए जैसे हम अगर 10 है ना, तो वह शांत भी होगी और शून्य पर समाप्त होगी। देखिए 2 और 5 का गुणनखंड होगा, जिसके गुणनखंड में वह शून्य पर समाप्त हो जाएगी। जैसे 100 को लिए तो 2 पंचे 10, देखिए 2 और 5 आ रहा है ना। 20 को भी लीजिए, 2 से, इसमें 0 है शून्य में लास्ट में, तो 2 दही 20 हो गया, 2 पंचे 10 हो गया। अर्थात किसी भी संख्या के गुणनखंड में 2 और 5 का गुणज है तो वह संख्या क्या है? शून्य पर समाप्त हो सकती है, वह शांत है, और जो नहीं होगा वह अशांत है। समझ गए ना? वह संख्या शून्य पर समाप्त हो सकती है। आपको पूछा गया है कि जांच कीजिए क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 पर पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। तो हम इसको लिखते हैं यहाँ 6 पर पावर n, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 गुना 3 इस पर पावर n, 2 गुना 3 पर पावर n। इसको तोड़ सकते हैं जी 6 को, ऐसे ही टूटेगा। 6 तो और कोई पढ़ा में नहीं आएगा, 2 और 3 में आएगा, इसका गुणनखंड 2 3 हुआ, तो यह शून्य पर समाप्त हो सकती है? नहीं, क्योंकि 2 तो है लेकिन 5 नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि किसी भी प्राकृत संख्या जो शून्य पर समाप्त हो उसके गुणनखंड में 2 और 5 का गुणज रहना आवश्यक है। गुणज रहना आवश्यक है, जो 6 पर पावर n के गुणनखंड में, 6 पर पावर n के गुणनखंड में ना 2 तो है, 2 है किंतु 5 नहीं है, 5 नहीं है। इसलिए 6 पर पावर n अंक शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती। समझ रहे बात को? इसलिए 6 पर पावर n किस पर समाप्त नहीं हो सकती? शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती। जांच हो गया ना? इसको मार दीजिए प्रूफ। कोई भी संख्या जिसके गुणनखंड में 2 या 5 दोनों रहेगा तब उस शून्य में जाएगा। चाहे 100 को कटाइए, 200 को कटाइए, जिसका लास्ट में शून्य रहेगा वह, उसका गुणनखंड जब करोगे तो कहीं पर 2 आएगा तो कहीं 5 जरूर आएगा, तब ही वह शून्य पर समाप्त होगी, और नहीं तो वह शून्य पर समाप्त नहीं होगी। फिर सवाल बनता है कि क्या सर ऐसा हो सकता है कि किसी संख्या में, ठीक है, वह सिर्फ 2 रहे, किसी संख्या में सिर्फ 2 रहे, तो क्या वह शून्य पर समाप्त हो सकती है? तो सिर्फ 2 तो शांत हो सकता है, सिर्फ 2 का गुणनखंड रहे तो वह शांत हो सकता है, लेकिन वह शून्य पर समाप्त हो ऐसा संभव सिर्फ नहीं है। क्या? लेकिन अगर शून्य पर समाप्त होना है उसको, तो 2 के साथ साथ कहीं न कहीं उसमें 5 का गुणज भी रहना आवश्यक है। समझ गए? अगर हम 6 को तोड़ेंगे तो 6 को तोड़ने पर मेरा आता है 2 गुना 3, अर्थात 2 तो है लेकिन 3 है, 5 तो होना चाहिए ना। हाँ, तो 2 3 के साथ अगर एक को 5 होता तो फिर यह हो जाता, 5 का रहना आवश्यक है, तब वह शून्य पर समाप्त होगा, ऐसे शून्य पर समाप्त नहीं होगा। व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 गुना 13, ठीक है, और प्लस 13, 7 गुना, व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 और प्लस 13, और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं?
भाज्य माने भाज्य संख्या क्या है? जिसका कम से कम 3 गुणनखंड हो। ऐसे 2 होता है, एक के पहरा में तो सभी पहरा रहते हैं, एक का पहरा में तो सब रहता है ना, लेकिन अगर गुणनखंड देखेंगे तो उसमें कम से कम वह 3 पहरा में आते हैं। मान लो हम 6 ले लिए, 6 ही ले लिए, तो 6 क्या है? भाज्य संख्या है, बिल्कुल है। जो पहरा के नीचे कोई संख्या हो, कोई पहरा हो, उससे वो जरूर कटेगा। तो 6 है तो 2 का 2 से कटेगा, 6 है तो 3 का 3 से कटेगा। अब तो ये किसी से नहीं कटेगा, 2 से कटेगा ना, 3 से कटेगा ना। कम से कम कितना होना चाहिए? कम से कम 3 गो होना चाहिए, इसमें तो 4 गो हो जाएगा। अब फिर छक्का छोस भी तो कटेगा। अब ये 1 का 1 में तो सब रहता है। अब 4 ले लो कम से कम, तो 4 किस में है? 1 का 1 में है, 2 का 2 से कट जाएगा और 4 का 4, तो 3 गो है ना। क्या 3 है? 3 भाज्य संख्या है? नहीं है। देख लीजिए कैसे, 1 का 1 में तो है और 3 का 3 में है। अब कौन पहरा में है? कोई पहरा में है? ये भाज्य संख्या नहीं है, ये सभी भाज्य संख्या है। 2 है भाज्य संख्या, 2 अभाज्य संख्या है। हाँ। तो देखिए, ध्यान से देखिए कि जिसका कम से कम कितना गुणनखंड हो? 3। 1 का 1 में तो वो है ही ऑलरेडी, और कम से कम 2 पहरा में रहना चाहिए, यानी 2 गुणनखंड उसका होना चाहिए। तो क्या कहलाएगा? भाज्य संख्या। समझ गए? उसी प्रकार हम दोनों का जांचेंगे, एक यहाँ दिया है और एक यहाँ दिया है। हम इसको जांचेंगे कि यह भाज्य संख्या है और यह भाज्य संख्या है, तो क्यों है, इसका क्या कारण है, इसका कुछ देना होगा कारण। तो कारण देने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि प्लस यहाँ है, प्लस के उस पार और इस पार में ऐसा कौन संख्या है जो दोनों तरफ है, उसको हम कॉमन लेंगे। उसको क्या लेंगे? कॉमन। तो 13 इधर भी है, 13 उधर भी है, तो हम क्या ले सकते हैं? 13 कॉमन। इस जगह आपका 7 तो रह गया, गुना क्या रह गया? 11 रह गया, और गुना 13 में 13 से भाग लग गया, इस जगह क्या बचा? 1 बचा, प्लस फिर 13 से 13 में भाग लग गया, क्या बचा? 1 बचा। इधर इसके लिए आधा कर देते हैं, आधा इधर रख देते हैं, ठीक है। 13 हम ले लिए, 7 गुना 11, 7 गुना 11 77, 7 गुना 11 गुना 1 77 हो गया, अब प्लस 1 हो गया। अब देखिए 13 गुना, ब्रैकेट में गुना होता है ना, 77 और 1 कितना हुआ? 78। अब आप बताइए इसमें कितना गुणनखंड हुआ? 2, लेकिन है 3, क्योंकि 1 तो छुपा हुआ है ना, 1 तो सब पर हम रहता है ना। तो 2 गो तो यहाँ पहले से हो गया और ये गो ही हुआ, तो ये क्या संख्या हुआ? ये भाज्य संख्या हुआ ना, एगो प्रूव हो गया। ये भाज्य संख्या है तो क्यों है? क्योंकि 3 गो गुणनखंड पूर गया ना। यहाँ से यहाँ तक जो संख्या दिया था, बोला कि यह भाज्य संख्या है, तो कैसे? इसका 13 एक संख्या हुआ, 78 दूसरा संख्या हुआ, और 1 तो छिपा हुआ है ना, तो तीसरा पूर गया ना, तो इसलिए क्या हो गया? ये भाज्य संख्या। अब इधर वाला भी हम जांचते हैं, तो इधर वाला में देखिए यहाँ तक हमारा गुना है ना, और इसके बाद इस जगह प्लस है, प्लस के बाद क्या है? इधर 5, तो प्लस 5 है, इस पार में भी कहीं 5 है, तो 5 ही कॉमन होगा। तो हम कॉमन क्या लेंगे? 5। तो इस जगह क्या बच गया? 7 गुना 6 गुना, ये 5 है ना, तो 5 से 5 में भाग पड़ गया, क्या कितना हो गया? और यहाँ गुना 4 गुना 3 गुना 2 और गुना 1, और प्लस फिर 5 से भागा 5 में पड़ गया 1। यहाँ तक समझ गए? अच्छा, इसको अब गुना करना है, 5 यहाँ रहने दीजिए, चलिए गुना कर लेते हैं। 1 गुना 2 2 2 तिया 6 6 चौक 24 24 का 1 24 24 छक 144 144 गुना 7 144 गुना, तो 7 चौक 28 के 7 चौक 28 2 30 के 0 और 7 1 का 7 3 10 1008 आया। कितना आया जी? अब प्लस में उधर क्या है? 1, तो 5 गुना 1008 जोड़ 1, 1000 कितना हो गया? 1009 हुआ। अब इसमें कै गो आ गया आपका गुणनखंड? 2 गो आया ना, तो तीसरा तो छिपा हुआ ना, 1 का 1 में तो सब आएगा ना। तो अब दोनों क्यों अभाज्य गुणनखंड है, कारण समझ गए ना। यहाँ थोड़ा सा आप लिख दीजिए, चूंकि दोनों संख्याओं का 3 अभाज्य गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड है, इसीलिए संख्या क्या है? दोनों संख्याओं का 3 गुणनखंड, अभाज्य नहीं लिखिए, दोनों संख्या का क्या लिखेंगे? दोनों संख्याओं का 3 गुणनखंड है, इसीलिए संख्या क्या है? भाज्य है। संख्या क्या है? भाज्य। ये भी आपका प्रूव हो गया, प्रमाणित। जांच करने बोला था ना, व्याख्या करने बोला था,
प्रमाणित करने नहीं बोला था, फिर भी आप प्रूफ लिख सकते हैं। तो किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में, किसी खेल के मैदान, मान लो खेल का मैदान है, ये खेल का मैदान है, वृत्ताकार पथ है ना, ये खेल का मैदान, इसके चारों ओर कैसा पथ है, वृत्ताकार रास्ता है। पथ में रास्ता होता है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट, सोनिया को कितना लगता है, 18 मिनट। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट, इसी मैदान का रवि लगाता है एक चक्कर, रवि को 12 मिनट, रवि को 12 मिनट, सोनिया को 18 मिनट ना जी। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान, मान लो यहीं से एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके, एक ही स्थान से ये भी चला और सोनिया भी चला, दोनों प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, कितने समय बाद वे दोनों जहां से था शुरू किया था, फिर जो है कितने समय बाद वो दोनों जो है दौड़ते दौड़ते आपस में नहीं होता है, गति दोनों का अलग अलग है, काहे कि समय दोनों को अलग अलग लग रहा है, तो कितने समय बाद दोनों मिलेंगे। जब भी किसी इस तरह का समय अंतराल वाला रहता है तो वैसे में उसको एक प्रारंभिक बिंदु में लाने के लिए लघुत्तम समापवर्तक निकालना पड़ता है। क्या है, लघुत्तम समापवर्तक। तो लघुत्तम समापवर्तक दोनों का निकालेंगे और दोनों का जो है एक बिंदु होना, एक निश्चित बिंदु दोनों का एक निकल जाएगा, जिसको कॉमन बिंदु कहेंगे दोनों का। तो इसका लिए लघुत्तम निकालेंगे तो इसका 12 है और क्या है, 18 है। 12 लग रहा है आपका रवि को, 18 लग रहा है सोनिया को, दोनों को इतना मिनट लग रहा है। गुणनखंड कीजिए, 2 से कटाएंगे 2 छाग 12, 2 से कटाएंगे 2 तिया 6, 2 से कटाइए 2 नमा 18, 3 से कटाइए 3 तिया 9। अब देखिए दोनों में ऐसा क्या है जो कॉमन आ रहा है, इसमें 2 आ रहा है, इसमें 2 आ रहा है, तो एलसीएम में जो कॉमन आता है तो उसको लेते ही हैं, 2 आ गया यहाँ। अब फिर कौन कौन मिल रहा है, इसमें 3 मिल रहा है, इसमें 3 मिल रहा है, तो एक ठो गुना यहाँ देके 3 ले लेंगे। जो मिला उसको लेना है और जो नहीं मिला उसको भी लेना है, समझ गए ना। जो दोनों में कॉमन मिला उसको तो लेना है, उसके बदले एक, इसमें 2 एगो मिला, यहाँ मिला, दोनों के बदले एगो लेंगे। और जो नहीं मिला उसको भी लेना है। इसमें कौन नहीं मिला, 2, इसमें किसका नहीं मिला, 3। अब इसका गुणज करेंगे 2 तिया 6, 6 दूनी 12 और 12 तिया 36। तो दोनों जो है अपना प्रारंभिक स्थान पर कितने मिनट बाद मिलेंगे, 36 मिनट। आंसर छोटा यानी सॉल्यूशन छोटा, हिसाब देखने में कैसा था, बड़ा।